नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में, और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हम सभी को दो चार होना पड़ जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव इश्यूज के बारे में। डाइजेस्टिव इश्यूज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कभी हमें कभी ब्लोटिंग, कभी कहें कि पेट का अजीब होना, या फिर माउथ अल्सर, और ऐसी कई समस्याओं से सामना करना पड़ता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं समस्याओं को डिटेल में समझने के लिए कि ये आखिर क्यों होती हैं और इनके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको क्योर कैसे कर सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक ढंग से, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन। चलिए स्वागत करते हैं उनका और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी कार्यक्रम में, पीएमसी हिंदी चैनल के कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। धन्यवाद। सर, आज का जो इशू है, आज का जो टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज। तो इसको समझने में तो लोगों को इतनी समस्या होती है क्योंकि हमें कई बार लगता है कि ये कोई इशू नहीं है, ये तो नॉर्मल है, सभी को होता है। तो इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही हमारे गट पर डिपेंड करती है। तो जब वो ही अपसेट चलता है तो हमें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपसे समझूंगी कि डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य समस्याओं में हमारे पेट की समस्या सबसे अधिक कॉमन है। सभी बीमारियों में पेट की बीमारी सबसे अधिक कॉमन है, और ऐसा भी कहते हैं कि पेट की बीमारियां बढ़ने से, पेट की बीमारियों से ही बाकी सभी रोग शुरू होते हैं। तो अगर हम पेट की बीमारियों को कंट्रोल रखते हैं, उसके लिए समझते हैं, जब हमारे पास जानकारी हो और हम अपने लाइफ को डिसिप्लिन के साथ वैसा मैनेज करें, तो फिर समस्याओं से बच सकते हैं। हमें ये सोच कभी भी ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन सबको होता है, एसिडिटी सबको होती है। यह सोच गलत है। और हर एक इश्यूज को जब हम अर्ली स्टेज पर उस पर काम करें, उसको ख़त्म रखें, अपने आप को टॉलरेट ना करें। समस्याएं हैं लेकिन फिर भी हम लाइफ को खींचते रहते हैं, तो वो समस्या जो है वो बड़ी होती है। समस्याओं को अर्ली स्टेज पे ही हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, तो हमारे मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। हमारा टंग, पैलेट, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज। तो अगर हम ऊपर से देखते जाएं तो हमारे शरीर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं और उनकी क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। एसिडिटी भी है जो हमारे स्टमक में हो सकती है। एसिडिटी से मिलता हुआ गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस बर्पिंग होती है तो उसका एक अलग प्रॉब्लम है। अगर वो हमारे शरीर में फैलती है तो वो दर्द के रूप में प्रकट होती है, तो वो प्रॉब्लम है। गैस्ट्राइटिस, गैस हमारे बॉडी में रुक जाए तो ब्लोटिंग हो सकती है। तो समस्याएं कई सारी हैं, हम सभी को टैकल करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम माउथ की बात कर रहे हैं तो लोगों को अक्सर समस्या होती है माउथ अल्सर की, जिसके लिए लोग दवाइयां लेते हैं और सोचते हैं कि इसको क्योर कैसे किया जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इसका संपर्क जो है डायरेक्ट पेट से हो सकता है। तो ये पेट से कैसे संबंधित होती है, और इसका फिर पेट से संबंधित अगर ये समस्या जैसे कि आपने बताया कि है, तो फिर इसका क्योर हम किस तरह से करें? देखिए, हमें माउथ अल्सर को समझना पड़ेगा कि माउथ अल्सर है क्या। जी। तो माउथ अल्सर में क्या है, एसिडिटी जो कि नॉर्मली स्टमक में होती है वो ऊपर आ जाती है हमारे माउथ के लेवल पे। हमारे माउथ का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है और वो छाले बन जाते हैं। तो अगर हम एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं तो माउथ अल्सर नहीं होगा। इस माउथ अल्सर का सबसे बड़ा कारण जो है वो एसिडिटी है। एसिडिटी क्यों होती है? हम समय पर नहीं खाते हैं और जो खाना चाहिए वो नहीं खाते। हमें समझना चाहिए कि हमारे बॉडी के लिए सबसे हेल्दी फूड क्या है। हम हेल्दी फूड लें और टाइम से लें तो एसिडिटी नहीं होगी, और जब एसिडिटी नहीं होगी तो माउथ अल्सर नहीं होगा। सिर्फ माउथ अल्सर का हम सुपरफिशियल ट्रीटमेंट ना करें, कोई टैबलेट लेकर, कोई क्रीम लेकर एसिडिटी को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो एसिडिटी के लिए हम हेल्दी फूड क्या होता है, हम भूखे ना रहें। अगर भूख लगती है और कुछ खाने को नहीं है तो एटलीस्ट आप पानी पी लें। पानी पी लेंगे तो फिर एसिड जो है हमारे स्टमक में वो डाइल्यूट हो जाएगा। और
जानबूझकर अपने भूख को पोस्टपोन ना करें। जब भूख लगती है तभी हमें भोजन करना चाहिए, जितनी भूख लगती है उतना भोजन करना चाहिए। अगर हम अपने बॉडी को सुनेंगे, अपनी भूख का सम्मान करेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और थोड़ा सा अगर हम इसको मानसिक कारणों पर देखें तो एसिडिटी का एक मानसिक कारण होता है कि एंजाइटी। मन में अगर एंजाइटी होती है तो एसिडिटी होती है, एंजाइटी और एसिडिटी थोड़ी जुड़ी हुई है। तो अगर हम रिलैक्स रहना सीखेंगे तो भी एसिडिटी थोड़ी हमें कम होगी। रिलैक्स रहने के लिए हम डीप ब्रीदिंग करें, हम योग निद्रा का अभ्यास करें और खुश रहें। जीवन में अप एंड डाउन आते हैं, उससे परेशान ना हो। जब कभी कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और उसे लेट गो करें। जब सिचुएशन हम पे हावी हो जाए, हम परेशान हो, तब तो एंजाइटी आएगी ना, और एंजाइटी सस्टेन करेगी तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी तो माउथ अल्सर होगा। रिलीफ जब हो जाए, ये तो हुआ प्रिकॉशन की बात, प्रिवेंट करने के लिए। अगर हो जाए तो क्या करना है, तो यहाँ पर पॉइंट है ST3, स्टमक 3, हमारी आँखों के सेंट्रल के लाइन में यहाँ पर आ रही है। तो हम इसका अगर हम डायरेक्ट मसाज करते हैं तो ये हमारे चेहरे में, हमारे मुंह में इंची को बढ़ाएगा। इंची को बढ़ाने से स्टमक 3 की इंची को बढ़ाने से अल्सर हमारा ठीक होने लगेगा। और हम चाहें तो हम PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। हमारी कलाई पर रिस्ट लाइन से 3 अंगुल के डिफरेंस पे होता है। दोनों हाथ में हम इससे मसाज करेंगे, टोन करेंगे, तो यह भी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इस तरह से हम माउथ अल्सर को टैकल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस सवाल के जवाब के लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स को ये परेशानी होती है और आपके इस जवाब से उनको बहुत आसानी होगी और उनकी समस्या में उनको समाधान ज़रूर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सर अब बढ़ते हैं, जब माउथ की बात करी तो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्टमक की बात करते हैं। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि पेट से रिलेटेड लोगों को कई समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आपसे समझूंगी कि ब्लोटिंग जो आमतौर पर अब सभी को होने लगी है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, स्टमक में हमारा जो pH है वो बहुत स्पेसिफिक है। 2.5 3.5 इस रेंज में pH होता है हमारे स्टमक का। हम राइट फूड अगर अपने बॉडी में लेते हैं तो pH ठीक रहेगा। अगर हम वैसे भोजन को अपने शरीर में डालें तो यहाँ पर शाकाहार का महत्व बहुत ज़्यादा है। प्लांट फूड, हमारा शरीर प्लांट फूड के लिए ही बना है, सिर्फ प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हमारा स्टमक pH, एसिडिटी। अगर हम शाकाहारी भोजन, प्लांट फूड लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए अधिक अच्छा है। आपको भविष्य में भी स्टमक की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा स्टमक नॉनवेज फूड से ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इनफैक्ट पेट की सभी बीमारियां, नॉन वेजिटेरियंस में पेट की बीमारियां अधिक कॉमन है। तो अगर किन्हीं को भी पेट की कोई भी तकलीफ हो और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनका सबसे पहले जरूरी शिफ्ट होना प्लांट डाइट पे होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्लांट डाइट पर शिफ्ट होने से, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपको बहुत स्टमक की प्रॉब्लम और बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और प्लांट डाइट में भी अगर हम समझेंगे तो फाइबर का पर डिस्कशन काफ़ी हो रहा है माइक्रोबायोम पे। तो माइक्रोबायोम वैसे स्टमक पूरी बॉडी में हर जगह होता है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है। तो स्टमक में हम किस तरह का फूड दें, भूख लगने पर भोजन को हमें लेना चाहिए। और यहाँ पर ब्लोटिंग के अलावा जो इनडाइजेशन की दिक्कत है कि हमारा खाना नहीं पचता है, खट्टी डकार आती है, हैवीनेस फील होता है, अगर खाना हमारा टाइम पर नहीं पचे तो हमको बॉडी में ईजीनेस नहीं रहेगा, भारीपन रहेगा, क्योंकि कभी अनपचा खाना हमारे पेट में पड़ा है। तो यहाँ पर हम अगर भूख से ज़्यादा खाते हैं तब भी हमारे स्टमक पे लोड आ जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड आ जाएगा। या वैसा फूड ले रहे हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए, हम फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो हम उनको कम लें। देखिए, चूँकि हम एक इमोशनल बीइंग हैं और हम अपने परिवार में, समाज में, दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम उनके साथ बहुत कुछ करते हैं, तो बिल्कुल बदलना बहुत लोगों के लिए संभव नहीं हो सकता है। तो आप कंट्रोल में करें। अगर आप बिल्कुल नहीं लेते हैं प्रोसेस्ड फूड तो ये तो सबसे बेस्ट है। मतलब प्रोसेस्ड फूड में हर तरह की पैक्ड चीज़ें आ गई, जो भी बाहर से आप मंगाते हैं, जो भी मशीन में बनता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। या तो नहीं ले या कम से कम ले, क्योंकि अगर जब आप भूखे हैं तो एक जठराग्नि का कंसेप्ट समझना है। हमारे स्टमक में ये जठराग्नि होती है, पैंक्रियाज में वो
बनती है बेसिकली, पैंक्रियाज से वो हमारे स्टमक में आती है। तो जठराग्नि अगर तेज हो उस समय अगर हम भोजन कर लेते हैं तो वो अच्छे से पच जाएगा। अगर जठराग्नि अच्छी नहीं हो तो फिर भोजन को पचने में दिक्कत आती है। तो इनडाइजेशन जो हो रहा है, हमें जठराग्नि के कंसेप्ट को समझना होगा। जठराग्नि, जब हम भूख लगी हुई है तो जठराग्नि उसमें तेज जल रही है। अब अगर भूख नहीं लगी है या भोजन का समय हो गया है, तो भूख लगी है तब तो हम भोजन कर लें। अगर आपको, बहुत लोग बोलेंगे कि हमें तो टाइम पे भोजन करना है क्योंकि फिर काम करना है, अगर भोजन नहीं करेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, तो काम करते समय तो काम करना है। तो आप अपनी फिंगर के आगे को अपने नाक के आगे रखें। नासिका के हमारे 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट नॉस्ट्रिल जब चल रही होती है तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, तेज होता है। तो जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, जब सूर्य नाड़ी एक्टिव हो, तब भोजन करें। या तो आपको भूख लगी हो तब भोजन करें, अगर भूख नहीं लगी है तो अपनी नासिका को चेक करके राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करके। अब राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कैसे करेंगे? अगर हम बाएं करवट लेटते हैं तो हमारी दाहिनी नासिका चल पड़ती है। दाहिनी नासिका चल रही हो और उस समय भोजन करेंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। आपके जिन लोगों को इंडाइजेशन की या ब्लोटिंग की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, ये समस्याओं की संभावना का प्रतिशत कम हो जाएगा क्योंकि अब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि भोजन को पानी की तरह लें। पानी की तरह लें मतलब कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाए। अगर आप दांतों से चबाने का काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी आंतों को वो काम करना पड़ता है, उस पर लोड बढ़ता है। जब हम दांतों को से चबाते हैं भोजन को, तो एक तो वो बारीक टुकड़ा हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे हमारे मुंह में सलाइवा होता है। सलाइवा जो है वो फूड से मिक्स होता है, तो सलाइवा में भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट एक मेजर परसेंटेज होते हैं। हमें एक बात यह भी समझनी है कि जो मेडिकल में जो सिस्टम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, हमें सिर्फ उसी फैक्टर को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। चूँकि मेडिकल का प्रचलन अधिक है तो हम सिर्फ उस एक माइंडसेट से सोच रहे हैं। उसके अलावा हमें सात्विक, रासिक, तामसिक उस तरह से भी सोचना चाहिए। वात, पित्त और कफ उस तरह से भी सोचना चाहिए। ये कंसेप्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को कैलकुलेट करके या सिर्फ कैलोरी को कैलकुलेट करके जो हम भोजन को लेते हैं, ये हेल्दी वे नहीं है। क्या भोजन, कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा भोजन रासिक है, कौन सा भोजन तामसिक है, उनको कंसिडर करके अगर हम अपने जीवन में करेंगे कि मेरे भीतर कैसी टेंडेंसी है, क्या मेरे भीतर आलस्य रहता है या मेरे भीतर एंजाइटी ज़्यादा होती है। अगर एंजाइटी ज़्यादा होती है तब आपको सात्विक भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। सात्विक भोजन वैसे इन जनरल अच्छा मानते हैं, लेकिन रासिक भोजन कब आप ले सकते हैं, तामसिक कब बिल्कुल नहीं लेना है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या होती रहेगी। सर, इससे पहले कि हम ये चीज़ें समझे कि तामसिक भोजन क्या है, किस तरह से लें, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो 3 प्रकार के भोजन आपने बताए हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। देखिए, तामसिक, तमस बोलते हैं आलस्य को, रजस बोलते हैं राजा। राजा क्या, एम्बिशियस होता है, उसे एक्सपेंस, अपना राज अच्छे से चलाना है या एक्सपेंशन करना है। तो जब जिंदगी आप बेहतर जीना चाहते हैं, आप उत्साहित रहते हैं, आप तेज काम करते हैं, तो ये रासिक प्रवृत्ति हो गई, रासिक गुण हो गया। और सात्विक जो आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति है, सीधा साधा, मुस्कुराने वाला, चीज़ों को लेट गो करने वाला, फॉरगिव करने वाला। तो सात्विक हो गई सिंप्लिसिटी, रासिक हो गई एम्बिशियस, एग्रेशन, और तामसिक हो गया आलस्य, लेजीनेस, विश्राम, हमेशा बैठे रहने की टेंडेंसी। आप अलग अलग लोगों को देखिए, कुछ लोग होंगे जो कभी भी हमेशा बैठे ही रहेंगे, क्या कहीं भी मौका है जल्दी जल्दी बैठने की जगह ढूंढेंगे। कहीं पर एक सीट हो, 2 व्यक्ति हो, जो व्यक्ति बैठने के लिए अधिक प्रेरित है उसके भीतर तमस गुण ज़्यादा है। कहीं भी कोई काम करना है, जो व्यक्ति तुरंत काम करने के लिए मूवमेंट करने को तैयार रहता है उसके भीतर रजस गुण ज़्यादा है। इस तरह से हमें समझना है कि हमें अपने भीतर क्या चाहिए। इन जनरल सत्व सबको चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें रजस भी चाहिए होता है कभी कभी, डिपेंड करेगा पर्सन के नेचर पे, और उसी के अनुसार हमें फूड को समझना चाहिए। फल और कच्चे फल और सब्जियां, सब कुछ सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं।
तो जो ये फल और कटी सब्जियां हैं, ये सभी सात्विक प्रकृति की होती हैं। तो हम अपने जीवन में सात्विकता को जितना बढ़ाते हैं उतना ये अच्छा है इन जनरल। बाकी थोड़ा सा अपने बॉडी को एनालिसिस करें, अपने लाइफ को एनालिसिस करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा चिंतन करें, सोच समझ कर भोजन को लें। जो सामने आया, जो किसी ने ऑफर किया, बस अपने मुंह में हम डाल लिए, ये नहीं होना चाहिए। ये होता है तभी हम पेट की समस्याओं से परेशान होते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने 3 प्रकार के भोजनों के बारे में बताया, लेकिन एक भोजन या फिर कहें एक सब्जी इस प्रकार की है जिस पर हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है, जिसको बोलते हैं हम लहसुन या फिर गार्लिक। तो इसको भी तामसिक प्रवृत्ति का सब्जी या फल जो भी कहें हम वो कहा गया है। तो आपसे समझना चाहूंगी कि ये तामसिक प्रवृत्ति का किस तरह से है, और क्या इसको जिनको प्रॉब्लम हो रही है पेट में या ब्लोटिंग की समस्या है, क्या उनको कंज्यूम करना चाहिए? देखिए, हम ध्यान की बात करते हैं, जीवन में, हमारे जीवन में ध्यान हो, और ध्यान में आगे बढ़ने के लिए सात्विक प्रवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। तो तामसिक लक्षण वाले जो गार्लिक हैं वो तो हमें हर कंडीशन में अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को और अपने रिलैक्सेशन लेवल को एसेस करेंगे तो आप पाएंगे जब आप सात्विक भोजन ले रहे हैं तो आपके भीतर शांत रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है। आप प्रयोग कर सकते हैं, आप 1 महीने के लिए ढेर सारे फल खाइए, जिन सब्जियों को कच्चा खाया जा सकता है उनको आप कच्चा खाएं, जूस अधिक पिएं। सिर्फ 1 महीने में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में हमारे PSSM में पत्री जी ने एक्सपेरिमेंट करने पर बहुत फोकस किया है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम जान जाएंगे कि हाँ, सात्विक भोजन लेने से क्या प्रभाव पड़ता है, गार्लिक लेने से क्या प्रभाव होता है। गार्लिक हर एक व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए, ना सिर्फ उनको जिनको ब्लोटिंग हो रही है और कोई पेट की समस्या है। पेट की समस्या नहीं भी है तो भी गार्लिक को अवॉइड करना चाहिए। जो ये बात करते हैं कि हार्ट कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल के लिए गार्लिक लें, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बहुत सारे अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर हम जो हार्ट के लिए HT4 से HT7 की हम बात करते हैं, आज मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाने वाला हूँ। अगर आप हार्ट मेरिडियन पे काम करते रहते हैं, आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसको गार्लिक रिकमेंड करने को करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके भी तो बहुत सारे हैं ना। तो हमें सात्विकता पे अधिक फोकस करना चाहिए, वो अधिक जीवन में महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स के सवाल, जो मन में सवाल हैं, वो उससे क्लियर हुए होंगे और शंकाएं भी क्लियर हुई होंगी। सर, इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे। आपसे जानना चाहूँगी कि पेट की समस्या या फिर डाइजेशन इश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक जो इशू है डाइजेशन से रिलेटेड वो है पाइल्स। उसकी प्रॉब्लम भी काफ़ी लोगों में देखी जाती है और उससे काफ़ी लोग डरते भी हैं। तो आपसे पहले समझना चाहूँगी कि ये पाइल्स को किस तरह से समझा जाए, ये क्या होता है? देखिए, हमारा प्रोग्राम एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, तो जो एनर्जी लेवल पे या हमारे पेट के हिसाब से जो है उससे पहले ज़्यादा हमारा मन इम्पॉर्टेंट है। मैं मन पे बात करूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एक मानसिक कारण जो है वो आपके भीतर हर्ट की भावना है। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, हर्ट किया, तो वो जो हर्ट को आप याद करते रहते हैं। देखिए, जीवन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जीवन में हमेशा सभी अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो पुरानी बातों को याद किए रहते हैं। हमें फॉरगिव करना और लेट गो करना सीखना चाहिए। अगर आपका फॉरगिवनेस आपका एटीट्यूड है, लेट गो एटीट्यूड है, चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों को पकड़े नहीं रखना कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं उसे कभी बात नहीं करूँगी, ये एटीट्यूड जो पुरानी बातों को लेकर गुस्सा का होता है, वो एक मानसिक कारण है पाइल्स के मामले में। तो फॉरगिवनेस करना सीखना है तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फॉरगिवनेस को हम एनर्जी से भी जोड़ सकते हैं। अगर हमारे हाथ में कलाई पे होता है PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए हम फॉरगिवनेस करते हैं तो फॉरगिवनेस ज़्यादा अच्छे से होगा। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। फॉरगिवनेस जब भी करें आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में बारी बारी से प्रैक्टिस करें। मैं पाइल्स के में ही रेक्टल प्रोलैप्स आ जाएगा, वो ब्लीडिंग का इश्यू होता है। ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये एनर्जी लेवल पे हमारे स्प्लीन की ऊर्जा की कमी है। तो
तो हम पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, K7 को हम सिडेट करते हैं। K7 पैर में एंकल के पीछे 2 अंगुल ऊपर है। इस K7 को सिडेट करना है, दबा के रखना है। 1 मिनट 1.5 मिनट हम अंगूठे से दबा सकते हैं और बाद में यहाँ पे पीला रंग लगा सकते हैं। K7 को सिलेक्ट करने से पाइल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन सिर्फ हमें एक्यूप्रेशर पे काम नहीं करना, हमें मानसिक कारणों पे भी काम करना है। K7 को दबाए रखें और साथ में बोलते रहें, मैं पुरानी बातों को छोड़ती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ, मैं माफ़ करता हूँ। अगर आपके जीवन में कोई बात आपको ऐसे याद आ जाती है, कोई पुरानी हर्ट की बात, उसको माफ़ करें, उसको लेट गो करें, उसे जाने दें। जब माफ़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो इससे आपकी मनोमय कोश बदलती है और मनोमय कोश से ही हमारा प्राणमय कोश और अन्नमय कोश संचालित होता है। हेल्थ पर बात करने वाले बहुत कम आध्यात्मिकता के तौर पे समझते हैं कि हमारे 5 कोश जो हमारे उपनिषदों में दिया हुआ है, जो जुड़े हुए हैं। हम हेल्थ के लिए सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, ये अप्रोच उचित नहीं है। हमें अपने संपूर्ण स्वरूप को समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। मानसिक कारणों पर काम करने से बहुत अच्छा रिजल्ट हम पाएंगे पाइल्स में, रेक्टल प्रोलैप्स में और इनफैक्ट हर एक रोग में। हमको समझना है कि किस प्रकार के विचार हमें करने चाहिए। तो आपसे समझना चाहूंगी कि डाइट का इसमें पाइल्स में कितना योगदान रहता है? डाइट का तो हर एक में योगदान है ना। हमें स्प्लीन के लिए जो हमारे हेल्दी डाइट है, हमें उसको लेना चाहिए। शाकाहार में तो सारा शाकाहार की फ्रेमवर्क में ही बात करूंगा। मिलेट्स डाइट्स सभी जगह पर बहुत अच्छा है। मिलेट्स की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। देखिए, मिलेट्स में क्या है, बेसिकली उसमें सॉल्युबल फाइबर्स हैं। सॉल्युबल फाइबर्स जो हैं, मतलब फाइबर्स ही अपने आप में माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पेट का माइक्रोबायोम अच्छा हो तो सभी तरह की समस्याओं में फ़ायदा होता है। थोड़ा इसमें ये बोलते हैं कि गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो बातें पता है कि जिससे आपकी बॉडी में, और जब समस्या होती है ना, तो हर एक पर्सन फील करता है कि किस तरह के फूड से उसकी समस्या बढ़ती है। तो जो शरीर में गर्मी बढ़ाती है वैसी समस्याओं को, जैसे मिर्च है, लाल मिर्च का प्रयोग तो वैसे भी कम करना चाहिए। हरी मिर्च और लाल मिर्च में हरी मिर्च बहुत बेहतर है। तो मिर्च या ऐसी चीज़ें जो गर्मी बढ़ाती है उसका प्रयोग करने को मना करते हैं। और मिलेट्स हम लें, हर रोग में मिलेट्स के खमीर बनाने के लिए मिलेट्स को 5 से 8 घंटे के लिए, समर में 5 घंटे के लिए और विंटर में 8 घंटे के लिए उसे फर्मेंट करना होता है। फर्मेंटेड मिलेट्स इज़ द बेस्ट फूड जो 12 महीने खाया जा सकता है। फल और सब्जियां में थोड़ा सा रीजनल और सीजनल का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और वो मार्केट में अवेलेबल कितना होगा। जो मिलेट है वो तो इजीली ऑनलाइन पे हर जगह अवेलेबल होता ही है। तो मिलेट्स हमें लेना है, खासकर फर्मेंटेड मिलेट्स, खमीर और फल और सब्जियां लेनी है। जो चीज़ गर्मी बढ़ाए उन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो पाइल्स में हमें अच्छा रहेगा। सर, इसकी अगर जड़ पर बात करें तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, जड़ तो मनोमय कोश है, मन, जो हमारे भीतर का गुस्सा है। हमने गुस्सा को पाल रखा है तो उस गुस्से का प्रभाव शरीर में कहीं ना कहीं पर आता है। एंगर, लुई कहती हैं कि अगर हम अपने लाइफ में से एंगर और फियर, इन 2 इमोशन को जीत लें, इन 2 इमोशन को अपनी लाइफ से हटा दें, तो आपकी लाइफ की मैक्सिमम बीमारियां ठीक हो जाएंगी। पता नहीं यह बात हम कब समझेंगे। हेल्थ सिर्फ फिजिकल पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ डाइट पे निर्भर नहीं करता, हमारे मानसिक पर भी बहुत निर्भर करता है। हमें अपने मन पर काम करना चाहिए, यहाँ एंगर और फियर निकालना चाहिए। देखिए, एंगर क्या है, यह समझना कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। जब भी कहीं पर काम है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी लोग के अपने मेंटालिटी है, अपना अप्रोच है। आप अपनी बात कहें, लेकिन हमेशा हमें फ्लेक्सिबल तो थोड़ा सा रहना चाहिए। जब हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते, हमको लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा जानता हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया जानता हूँ, सारी बात मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, तब एंगर आता है। तो एंगर को जीतें, माफ़ करते चलें, गुस्सा ना रखें, ये मूल कारण है। हर बीमारी में ये मूल कारण है। अगर यहाँ तक कि अगर हम कैंसर के पे भी जाएं, पेट के कैंसर भी कॉमन है, कोलोन कैंसर है, स्टमक कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है। कैंसर में भी जो कैंसर का जो मूल कारण है, जिस पर मेडिकल सिस्टम अभी तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए अगर सिर्फ हम
मेडिकल का अप्रोच लेते हैं तो कैंसर में बहुत अच्छे प्रोग्नोसिस नहीं है। कैंसर को बड़ी बीमारी मानते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक कारणों पर आ जाएं, आध्यात्मिक कारणों पर आ जाएं तो कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन यह समझना होगा कि हमें अपने इमोशन पर काम कैसे करना है। कैंसर में इन जनरल जो इमोशन होता है वो है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। हम परेशान हो रहे हैं किसी बातों से और अपनी बातों से परेशान होकर अपने ऊपर बर्डन बनाए हुए हैं। इरिटेशन, अगर कोई व्यक्ति लगातार इरिटेट होता रहे किसी सिचुएशन से तो वो शरीर में कई तरह की तकलीफें दे सकता है, कैंसर भी दे सकता है। लर्न टू एक्सेप्टेंस। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस ऐसी चीज है, अलग एक ही माहौल में आप बहुत जगह में पाएंगे कि कुछ लोग सिचुएशन के अनुसार ढल जाते हैं और कुछ लोग परेशान होते रहते हैं कि अरे गर्मी बहुत है, यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। कितना हम इसको बोलने पर फोकस करते हैं कि ये ठीक नहीं है। हंस बने, जो अच्छी चीजें हैं उस पर फोकस करें। बिल्कुल हर जगह पे परफेक्ट और आइडियल सिचुएशन तो होती नहीं है, वो शायद स्वर्ग लोक में होता होगा। धरती लोक पे हर जगह तो परफेक्शन हो ही नहीं सकता। हम परफेक्शन लाने के लिए ग्रेजुअल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडामेंट होना, जल्दी करना, जिद्दी होना, वो अपने आप में ठीक नहीं है। स्टमक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, कोलोन कैंसर, इनफैक्ट हर एक कैंसर में हमें अपने भीतर एक्सेप्टेंस पर काम करना चाहिए, माफ करना चाहिए, स्माइल करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहेंगे तो सब रोग को आप जीत पाएंगे। खुश नहीं रहेंगे तो आप कोई भी कितना भी अच्छा डाइट खाएं, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो डाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना, मुस्कुराना। छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराएं। कोई मुस्कुराने के लिए कोई बहुत बड़ा रीजन हो तभी मुस्कुराना है, खिलखिलाना है, कोई जरूरी नहीं है। हर छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना सीखें। छोटे बच्चों को देखें, वो कोई भी रंगीन चीज को देखकर वो खिलौना मानकर खुश हो जाते हैं। हमें हमारी खुशी के लिए, एडल्ट लोगों को खुशी होने के लिए कोई बड़ी बड़ी चीज चाहिए होती है। इस मामले में छोटे बच्चों से हम ये सीख सकते हैं खुश रहना, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में बहुत हेल्प करेगा। लुई हे का अफर्मेशन है ऑल इज वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ये ऑल इज वेल अफर्मेशन सभी रोगों में तो फायदेमंद है ही, डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक केस में बहुत फायदेमंद है, कैंसर में बहुत फायदेमंद है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप ये सोचते रहें, ये बोलते रहें, तो आपका डाइजेशन का अगर कोई इशू है ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू है ठीक हो जाएगा, करके देखिएगा। हाँ, तो डाइट पे भी जितना आप अपने में बदलाव ला सकते हैं लाएं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, लेकिन मानसिक तलों पर अधिक काम करने की कोशिश करें। मन अधिक महत्वपूर्ण है डाइट से। मूल कारण हर एक रोग में मन है। मन का तनाव है, मन का गुस्सा है, मन का डर है, मन का इरिटेशन है। मूल कारण मन पर काम करेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि मानसिक तौर पर हमें काम करना है, मन पर काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे शरीर में ये समस्याएं हो रही होती हैं तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ संकेत तो देती ही है। तो जब ये समस्या होती है तो बॉडी क्या संकेत देना शुरू करती है कि अब हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो हमें वो भी समझने की जरूरत है, जिससे कि हम जो समस्या है वो विकराल रूप ले, उससे पहले ही हम उस पर काम कर लें और उसे ठीक कर सकें। जी, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन के लिए हमें मन पर अधिक फोकस करना चाहिए। और जब ट्रीटमेंट करने की बात है, जब कोई समस्या शुरू हो गई है, तो प्रिवेंशन के लिए जो हम मन पे काम कर रहे थे वो तो हम काम करें साथ ही साथ, लेकिन थोड़ा हम एनर्जी पर काम करना शुरू करते हैं। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, और अगर आप चक्रास को भी समझते हैं, चक्रास पे भी हम बात करेंगे ग्रेजुअली। इन एक्यूप्रेशर पर काम करने से ज़्यादा मुश्किल है चक्रास पे काम करना। एक्यूप्रेशर पे काम करना बहुत आसान है, जो आपने पॉइंट समझ लिया। अब जैसे कैंसर, हर एक तरह के कैंसर में HT7 बहुत अच्छा पॉइंट है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ये आपको खुशी देगा। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम दबा सकते हैं। अगर दबाना भी आपको ईजी नहीं लगता, आप यहाँ पे लाल रंग लगा सकते हैं दोनों हाथों में HT7। इनफैक्ट यहाँ पे पूरी लाइन जो होती है हार्ट मेरिडियन की,
हम उसको पूरा लाल कर सकते हैं, इसको स्टिमुलेट करेंगे, मसाज करेंगे। तो अफर्मेशन को और एक्यूप्रेशर को हम जोड़ सकते हैं। एनर्जी पे भी काम होगा और मन पे भी काम होगा। तो शरीर संकेत देता है, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिजीज वर्ड जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। डिसईज, हमारे शरीर में कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। पेट की गड़बड़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। शुरू कर दें ऑल इज वेल अफर्मेशन बोलना। एक्यूप्रेशर पॉइंट समझ में आ रहा है तो उस पर काम करना। अब जैसे पेट हमारा है, पेट में हमारे स्टमक ऑर्गन है, स्टमक के बाद हमारा ऑर्गन है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज का स्प्लीन का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है पैर में SP4, पेट की सभी समस्याओं के लिए, डाइजेशन के लिए हम SP4 का मसाज कर सकते हैं। एसिडिटी में भी SP4 पर काम किया जा सकता है। SP4 स्प्लीन का मेरिडियन का, पैंक्रियाज मेरिडियन का चौथा पॉइंट। SP4 को दबाते हुए हम अफर्मेशन करें ऑल इज वेल, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। SP4 का फोटो खींच के रख ले, ये आपको बहुत अच्छा काम आएगा। पेट की बहुत सारी रोग में ये काम आएगा। डाइजेशन के इशू को सॉल्व ये बहुत अच्छा कर सकता है। यहाँ पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, ये इनकी नाड़ियों को स्टिमुलेट करने के लिए पीले रंग का प्रयोग होता है। तो SP4 पे अगर हल्दी लगा के छोड़ देंगे तो ये पेट की हर एक समस्याओं में, यहाँ तक कि कैंसर में भी, स्प्लीन जो है, पैंक्रियाज जो है वो मजबूत होने लगेगा, हील होने लग जाएगी। और अगर करना चाहें तो पूरे मेरिडियन पे भी कर सकते हैं। जितनी जानकारी हो हम उतना ज़्यादा काम कर सकते हैं किसी नाड़ी पर, किसी ऊर्जा के रूप में। रोग हो जाने पर एक्यूप्रेशर पॉइंट समझें और उस पर काम करना शुरू करें। कैंसर के मामले में हम HD7 SP4 पर, पेट के कैंसर के मामले में हम इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि भूख नहीं लगती है। अगर पेट का, अगर जब कैंसर होता है, जब तक भूख हमारी डिस्टर्ब नहीं होती तब तक वो समझिए अर्ली स्टेज में होता है। और जब भूख भी डिस्टर्ब होने लग गई तो वो एक एडवांस स्टेज पहुंच गई है। क्योंकि अब भूख अगर बढ़ने लग जाए तो फिर शरीर को न्यूट्रिशन, वैसे शरीर को न्यूट्रिशन तो हमें ध्यान के दौरान ब्रह्मरंध्र से भी मिलता है, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में। अच्छी नींद हम लें तो भी मिलता है, लेकिन नींद लेने का सही तरीका भी हमें बहुत नहीं पता होता। सोने से पहले हम ध्यान करके सोया करें, तब हमारी नींद अच्छी वाली होगी। हम नींद में, अगर गहरी नींद में जाएंगे तो हम ज़्यादा रिजुविनेटेड होंगे। सिर्फ बिस्तर पे पड़ जाना कुछ घंटों के लिए, वो नींद आपको हीलिंग और रिजुविनेशन नहीं दे पाएगा, बहुत कम हीलिंग होगी। अगर आप ध्यान करके सोते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ध्यान का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ऊर्जा के लिए भोजन ही एकमात्र माध्यम नहीं है। ऊर्जा तो मुख्य रूप से ध्यान से और नींद से आती है, लेकिन फिर भी खाने के माध्यम से हम जो ले रहे हैं, अगर भूख बढ़ने लग जाए तो फिर रोग का एडवांस स्टेज हो गया है, कैंसर का एडवांस स्टेज हो गया। अगर भूख बढ़ जाने लग जाती है, SP4 पर काम करना बहुत फायदेमंद दे सकता है। मसाज करना और पीला रंग लगाना। पीला रंग स्टेबिलिटी का कलर है, वो स्थिरता लाता है, ठहराव लाता है। स्टमक कैंसर हो, पैंक्रियाटिक कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, SP4 दोनों पैर में, उस पर हमें पीला रंग का प्रयोग करना चाहिए। मन पर भी काम करें, ऊर्जा पे काम करें। हर रोग को, हर पेट के रोग को हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम बात कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज के बारे में, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या की बात भी आ जाती है। बिल्कुल, हमारी दिनचर्या इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क ना करे, अगर हमारा पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो हम अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, डिनर सब कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये दिनचर्या किस तरह से बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना है कि दिनचर्या हमारी प्रॉपर रहे? यस, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। मेडिसिन में एक नया फील्ड डेवलप हो रहा है, लाइफस्टाइल मेडिसिन। अमेरिका में इसके कोर्सेज और कॉलेज आ गए हैं। हम अमेरिका को और वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। हमारे भारत देश में भी बहुत जल्दी कोर्स आ जाएगा।
तो लाइफस्टाइल मेडिसिन में लाइफस्टाइल को अच्छा रखने पर बहुत फोकस होता है। हम किस तरह सोते हैं, किस तरह से सोते हैं। सूर्योदय के बाद अगर हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो आपके शरीर में कभी ना कभी कोई ना कोई रोग आएगा। ये आप गांठ बांध करके रख लें। रात सोने के लिए है, दिन जगने के लिए है। बिजली का आविष्कार हो गया है, हम रात में जग सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुविधाओं का हम अननेसेसरी फायदा उठाएं। रात में हमें एज अर्ली एज पॉसिबल सो जाना चाहिए। 9 बजे, 10 बजे, जितना आप जल्दी सो सकते हैं, 11 बजे, उससे लेट तो बिल्कुल ना करें। सुबह जल्दी जगें। सूर्योदय जब होता है उस समय आप जग जाएं। अलार्म से जगते हैं बहुत लोग। अगर अलार्म का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो बेटर है। क्यों? क्योंकि जब आपके शरीर की नींद पूरी होगी तब आप नींद से बाहर आएंगे। अगर आप अलार्म के कारण जग रहे हैं तो हो सकता है आपकी नींद तो पूरी नहीं हुई है, तो अलार्म के कारण से आप जग जाएंगे, लेकिन आपकी आधी नींद पूरी हुई की अवस्था में ही आप अपना काम कर रहे हैं। तो अंदर तो जो आपके हार्मोन हैं, जो आपके एंजाइम हैं, वो प्रॉपर फंक्शन कैसे करेंगे? हमें बिना अलार्म का जगना चाहिए। सोने से पहले अगर हमने ध्यान किया है तो आपकी नींद गहरी होगी। जिन लोगों की ये समस्या होती है कि सोने के लिए समय कम मिलता है, हमें सोने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, कंडीशन प्रोवाइडेड आपकी नींद गहरी हो। नींद गहरी होगी, अगर ध्यान करके सोएंगे तो नींद गहरी होगी। योग निद्रा के अभ्यास करने से भी हमारी नींद गहरी होती है। बेसिकली हम योग निद्रा के अभ्यास से अपने बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करना सीखते हैं। जब रात में हम सो रहे हैं तो लेटने के बाद कितनी देर बाद नींद आती है, ये भी एक फैक्टर होता है। अगर आपके शरीर में तनाव, जो हमारे माइंड में टेंशन जाता है, वो तनाव हमारी बॉडी लेवल पे जाता है। अगर बॉडी लेवल पे टेंशन काफ़ी जमा हो गया हो, स्ट्रेस, तो फिर नींद उससे देर आएगी। अगर आप रिलैक्स करने का मेथड और टेक्निक जानते हैं, हम योग निद्रा सबसे इजी वे है रिलैक्सेशन करने का। नहीं तो हम अपने ही अंगुलियों से अपने हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को दबा सकते हैं। अगर पूरे तलवों का अगर हम खुद से मसाज कर लेते हैं तो उससे हम बहुत जल्दी रिलैक्स हो सकते हैं। वज्रासन में बैठने से भी रिलैक्स होते हैं। देखिए, दिन भर जब हम काम करते हैं, खड़े रहते हैं, तो हमारे वेनस ब्लड का फ्लो पैर में ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो वेनस ब्लड वापस अपर बॉडी में आ जाता है। तो ये रिलैक्सेशन का एक अच्छा टेक्निक है वज्रासन। वज्रासन के दूसरे और भी फायदे काफ़ी हैं। वज्रासन ही एकमात्र ऐसा आसन है जिसको भोजन के बाद किया जा सकता है। तो भोजन के बाद हम वज्रासन में बैठने की आदत डालें तो डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपके जो पैरों का जो दर्द होता है, पैरों में जो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, वो वापस एक्टिव हो जाएगा। सोने से पहले वज्रासन बैठ सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं। नींद को गहरा करेंगे, सुबह बिना अलार्म का जगेंगे, सूर्योदय के साथ जगेंगे। तो ये सोने का लाइफ स्टाइल के अंदर आ गया। इसके बाद आता है सुबह का ब्रेकफास्ट। देखिए, ब्रेकफास्ट वर्ड को गौर से कीजिएगा। फास्ट को ब्रेक करना। जब उपवास किया हमने, फास्ट किया, एक तरह का मिनी उपवास है, रात में कुछ घंटों का उपवास हुआ, तो अगर हमारा स्टमक बहुत देर तक बिल्कुल आइडियल पड़ा है, उस पर कोई काम नहीं हुआ उसमें, तो जो पहला चीज़ जाना चाहिए वो लिक्विड जाना चाहिए, ताकि उससे फिर वो धीरे धीरे एक्टिव हो। तो सुबह हमें पानी पीना चाहिए और बाद में जूस पीना चाहिए। जब भी आप पिए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, पहला बॉडी में जो जाए खाने की चीज़ पानी के बाद लिक्विड हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। तो ब्रेकफास्ट में जूस लेना सबसे अच्छी बात है। बहुत लोग लेते होंगे जूस। कितने लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं फिर जूस लेते हैं? जूस लेने का बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग है, क्योंकि उस समय आपको रेस्ट के बाद आपका बॉडी एक्टिव हुआ है और सिर्फ जूस लेकर भी रह सकते हैं। बहुत लोग इस कोशिश पे भी रहते हैं, जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं। कोई जो ही नहीं कि आप सॉलिड फूड से ही ब्रेकफास्ट करें, सिर्फ जूस लेके भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और DIP डाइट में ये सजेशन दिया जाता है कि आप फ्रूट्स को लें ब्रेकफास्ट में। कुक्ड फूड को अवॉइड करें ब्रेकफास्ट के दौरान। कुक्ड फूड के लिए लंच ठीक है या डिनर टाइम ठीक है। ब्रेकफास्ट, आइडियल ब्रेकफास्ट है जूस, और उसके बाद सेकंड बेस्ट है फ्रूट्स, और इसके बाद फिर लंच है। एनर्जी मेडिसिन, एक्यूप्रेशर में एनर्जी अलग अलग ऑर्गन में साइक्लिकल घूमती है
और उसके अनुसार से 12 से 2 के बीच में लंच का आइडियल टाइम है। 12 से 2 या 1 से 2 इस टाइम में लंच अगर कर लें, कंडीशन प्रोवाइडेड आपको भूख लगी हो, भूख लगना भी इंपॉर्टेंट बात है, जिस समय भूख लगी हो उस समय लंच करना चाहिए। घड़ी देखकर हम कम से कम खाएं। हम अपने थोड़ा अगर कहीं जाना है तो अलग बात है, दूसरा काम कर, अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हैं जहाँ पे टाइम के अनुसार आपका भोजन निर्भर नहीं करता, तो जब भूख लगी हो तब भोजन करें। दाहिनी नासिका एक्टिव हो तब भोजन करें। अगर भूख लगी है फिर इसको देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर भूख लगी है तो जठराग्नि आपके भोजन को पचा लेगी। और रात में जो जैन में है परंपरा कि सूर्यास्त के पहले हम भोजन को ले लें, ये बहुत बेस्ट है। अगर आप सूर्यास्त तक नहीं कर सकते तो ज़्यादा लेट मत करें, एज अर्ली एज पॉसिबल 7 बजे तक 8 बजे तक कर लें। अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर आप अपनी क्वांटिटी को कम रखें, क्योंकि रात हो चुकी है, जठराग्नि मंद हो रही है, स्लो हो रही है, और फिर आप ज़्यादा हैवी डिनर करेंगे तो फिर ये आपकी बॉडी पर ट्रबल बनेगा। जो अगर अच्छा फूड लेना है, हैवी लेना है, तो सूर्यास्त के पहले तक ही लें। अगर आपको खूब खाने की मर्जी है, बहुत लोग खाना पसंद है, खाने के लिए लोग जीते हैं, खाइए, सूर्यास्त के पहले खाइए। सूर्यास्त के बाद आप हैवी भोजन ना लें। ये लाइफस्टाइल, ये आइडियल लाइफस्टाइल के अंदर आता है। अगर इन सभी का पालन कर रहे हैं तो आपका वेट नॉर्मल रहेगा। अगर वेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप समझिए कि आप अपने शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन डाल रहे हैं, बहुत जरूरी है। अगर वेट ज़्यादा होता है तो उपवास करना शुरू करें। उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग, फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग है कि आप कुछ भी ना लें पूरे दिन भर में, और अगर पूरे दिन में अगर बिल्कुल नहीं लेना पॉसिबल नहीं होता तो चलिए जूस पे रहिए, और नहीं होता तो फ्रूट्स पे जाइए, कुक्ड फूड पर मत जाइए उपवास के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं फल आहार कर रहा हूँ, फल का उपवास कर रहा हूँ, मतलब पका हुआ अनाज नहीं ले रहा हूँ, वैसा उपवास भी कर सकते हैं, या सिर्फ जूस ले सकते हैं। और अगर आपका विल पावर अच्छा है तो सिर्फ नींबू पानी पर रहिए। और बहुत लोग ड्राई फास्टिंग भी करते हैं, वो पानी भी नहीं पीते हैं। तो कैसा आपकी तैयारी है, कैसा आपका विल पावर है, वैसा कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। खासकर अगर आपका वेट ज़्यादा हो रहा है तो अपने वेट को BMI, बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो भी मेजर कर सकते हैं। नहीं तो सभी व्यक्ति को पता होता है इन जनरल कि मेरे शरीर का वेट नॉर्मल है या ज़्यादा है। अगर वेट ज़्यादा हो रहा है तो ये कई रोगों को बुला के लाएगा। हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, नहीं डॉक्टर हमें बताते, जनरली हम डॉक्टर से ही सब कुछ निर्भर करते हैं। वेट ज़्यादा है तो ये कई रोगों को लेकर आएगा। इसको ग्रांटेड मत लें अपनी बॉडी के वेट को। उपवास करना शुरू करें, कम खाना शुरू करें, अपने भोजन की क्वांटिटी को कम करें, खासकर सूर्यास्त डिनर वाली फूड की क्वांटिटी कम करें। वेट को नॉर्मल कर लेंगे तो रोग नहीं होगा। इस तरह का लाइफस्टाइल हमें जीना चाहिए। सुबह रात को सोने से लेकर लाइफस्टाइल में हम सुबह से शुरू करते हैं, सुबह का जगना, लेकिन सुबह जगना टाइम पर तभी होगा जब रात में सोना समय से ही होगा। तो लाइफस्टाइल को आपको एडजस्ट करना है तो रात के सोने से बदलाव शुरू करें। समय पर सोएंगे, रात में नींद खुलती है, पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए मोबाइल मत देखें, क्योंकि मोबाइल देखना शुरू होता है तो कितनी बार फिर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज खोला, फिर एक के बाद सीरियल, आधे घंटे 1 घंटे निकल जाते हैं, ऐसा होता है। अगर मोबाइल ऑफ करके आप सो सकें तो वो बेस्ट है। और बहुत सारे मोबाइल में आप सेटिंग लगा सकते हैं कि वो सुबह जब आपका जगने का समय होता है तभी ऑन होगा, तो वो भी बहुत एक अच्छी बात है। नींद का महत्व बहुत है, ये बात हमें समझनी है। नींद को रेस्पेक्ट करना है। अगर हम नींद का रेस्पेक्ट करेंगे ना, नींद अच्छी लेंगे, नींद को गहरा करेंगे, हम हेल्दी बहुत आसानी से रह सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन ना यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि ब्रेकफास्ट में हम जूस लें तो वो बेहतर है, वो आइडियल ब्रेकफास्ट आइडियल है जी। तो आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ना लोगों को ऐसा होता है कि जूस लेने के बाद भी उन्हें भूख लगती है। हाँ, तो आपने पहले 1 गिलास का जूस ले लिया जी, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट रुक के आप फूड ले सकते हैं। नहीं, तो मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि जूस लिया, तो जूस के अलावा क्या हम कोई शेक भी कंज्यूम कर सकते हैं? लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं जी, जैसे कि बनाना शेक या फिर मैंगो शेक, जो भी हमें पसंद हो, जो भी जिसको भी ब्रेकफास्ट करना है उन्हें पसंद हो तो वो ले सकते हैं। तो वो भी एक आइडियल ब्रेकफास्ट में ही आएगा। हाँ, वो जूस के बाद सेकंड आइडियल में आएगा।
जी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना देखिए थोड़ा सी मिल्क की बात है, उस पर अभी हम डिस्कशन में नहीं आए हैं। मिल्क को परंपरा से बहुत अच्छा माना जाता रहा है, लेकिन तब जब हमारे घर के आंगन, हमारे घर में गाय हुआ करती थी। अब दूध पैकेट में बंद हो रहा है, उसका पास्चुराइजेशन हो रहा है, उसको स्टोरेज हो रहा है, उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके कारण से ना दूध हेल्दी नहीं रह गया है। तो दूध का हम यूज जितना कम कर सकें, ये चूंकि हम आदतों के गुलाम होते हैं, हम वी आर इमोशनल क्रिएचर, तो ना परफेक्ट रूप से सब कुछ आइडियल करना पॉसिबल ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं होता है। जिनका विल पावर अच्छा है वो तो कर लेंगे, करते हैं, जो कि जिन्होंने एक बार सुन लिया कि दूध अच्छा नहीं है, वो नेक्स्ट डे से कभी बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो ये समझना है कि दूध को हमें अवॉइड करना है, हमें कम करना है, एज फार एज पॉसिबल। चाय हो, कॉफ़ी हो, ना बोले। अगर आपको पीने का बहुत आदत लग चुकी है तो अलग बात है, धीरे धीरे कम करें। दिन में 2 बार चाय पीते हैं तो 1 बार पिए, 1 बार पीते हैं तो फिर कभी कभी पिए, कभी कभी ना पिए। तो क्वांटिटी को कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, तो फिर धीरे धीरे पॉसिबल हो सकता है कि बिना दूध पे हम आराम से जी सकते हैं। तो मिल्क शेक में चूंकि मिल्क आ गया, इसलिए वो जूस जितना आइडियल नहीं रहा। जैसे कि सर आपने बताया कि चाय कॉफ़ी का आपने जिक्र किया, तो चाय कॉफ़ी पर भी हमारी आधी से ज़्यादा जनरेशन डिपेंडेंट है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या चाय कॉफ़ी में ये जो गाय या भैंस का दूध होता है, उसकी जगह अगर हम आमंड मिल्क यूज़ करते हैं या फिर ओट मिल्क यूज़ करते हैं, तो क्या वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा? बहुत अच्छा ऑप्शन है। दैट फिर दूध के जो साइड इफेक्ट, हम अब नए जो रिसर्च में बात सामने आ रही है कि एनिमल मिल्क में जो हार्मोन है वो एनिमल बॉडी के लिए है। ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में अंतर तो होगा। हम अब गाय का शरीर जैसा है हमारा शरीर वैसा तो नहीं है ना। खासकर गाय के बछड़े का जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बच्चा है वो कितना जल्दी ग्रो करता है, जितना वेट फास्ट गाय के बछड़े का होता है वैसा इंसानी शरीर का तो नहीं होता है। तो वो हार्मोन उसमें एनिमल हार्मोन्स है, उसमें केसिन प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन तक भी रिसर्च में हम पहुंच गए हैं। ये केसिन प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों को लाता है। अगर केसिन प्रोटीन को कंज्यूम करना अगर हम बंद कर दें, कम कर दें, तो कई सारे रोगों में बहुत जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। तो चाय और कॉफी जो आदत है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आई हुई है। अंग्रेजी सभ्यता के हम अभी भी गुलाम हैं। बहुत लोगों को लगता है कि वो आज़ाद हैं। आज़ादी सिर्फ वोट देने की और आज़ादी नहीं होती, हम मानसिक रूप से, हम कल्चर वाइज तो अभी भी गुलामी है। इस गुलामी को समझते हुए समझना है कि किसकी उपयोगिता क्या है और उससे बाहर आना है। चाय और कॉफ़ी ये भारत देश की संस्कृति तो नहीं है ना। जो हमारी संस्कृति में है वो अच्छा है, वो हम लें। अब बहुत लोग बोलेंगे कि दूध तो भारत की संस्कृति का है। ये पैकेट वाला दूध तो हमारी संस्कृति का नहीं है ना। अगर आप अपने घर में गाय रख सकते हैं तो फिर आपका वो दूध अच्छा होगा। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो वही कंसिडरेशन आएगा। लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए तो वो संभव नहीं है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मिथ है जो दूध को लेकर के जो आपने क्लियर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही जो डाइजेशन का इश्यूज हमारे हैं, ऐसा है कि अभी हमारा जो भोजन का लाइफस्टाइल है, जो पहले हम खाना खाया करते थे पत्तल में खाया करते थे या मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करते थे, अब जो चेंज हो गया है, अब हम जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इससे भी हमारे डाइजेशन पर असर पड़ता है? देखिए, डाइजेशन पे असर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम मिट्टी के बर्तन में ले रहे हैं तो हम प्रकृति के पास जा रहे हैं, है ना। हम प्रकृति के महत्व को समझ रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल आइडियल है। अगर कोई कर सकते हैं कि फिर ना मेहनत बढ़ जाती है। अगर मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो आपको ज़्यादा सावधानियां बरतनी हैं। सफाई के बर्तन में, मैंने भी मिट्टी की थाली में खाना शुरू किया था, लेकिन फिर उसको क्लीन करवाना वो थोड़ा ज़्यादा टेडियस होता है ना। तो लेकिन अगर कोई कर सकते हैं तो वो आइडियल है ना। हमें यह देखना है कि जब हमको अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कई तलों पर काम करना है। भोजन का तल है, भावनाओं का तल है, ऊर्जा का तल है। तो भावनाएं, हमारे मन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।
हमारी लाइफ में मेडिटेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। योग निद्रा और मेडिटेशन, इसको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा लेकर आएं। स्ट्रेस से बाहर आएं। आपकी लाइफ में स्ट्रेस है और फिर आप मिट्टी के बर्तन में खाएं, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में तनाव है और आप फिजिकली जो है प्योरिटी सब कुछ कर लें, स्ट्रेस को एलिमिनेट करना तो जरूरी है। और हाँ, मिट्टी के बर्तन बिल्कुल अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मिट्टी के बर्तन में भोजन करना चाहिए। सर, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आजकल लोगों में बहुत देखी जाती है। कहीं ना कहीं हर कोई इंसान कॉन्स्टिपेशन की समस्या से पीड़ित माना जाता है और देखा भी जाता है। तो आपसे समझना चाहूंगी कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस होती है, बाउल मूवमेंट। वो बाउल मूवमेंट अगर प्रॉपर होती है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो स्टूल जाता है, बेसिकली दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड, प्लस उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो शरीर से बाहर निकलता है। अगर हमारी इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टालसिस है वो इरेगुलर हो जाए तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। ये मेडिकल साइंस है। लेकिन इसका जो मानसिक कारण है वो है अननेसेसरी चीज़ों को पकड़ के रहना, लेट गो नहीं करना। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है वो अपने कमरे की, अपने घर की सफाई करें। जिन चीज़ों का उपयोग उन्होंने पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में नहीं किया है, उसको घर से बाहर करें। जब खाली करेंगे अपने माइंड की चीज़ों को, अपने घर की चीज़ों को, अटैचमेंट को लेट गो करेंगे तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मानसिक कारण के अलावा हम ऊर्जा पर काम कर सकते हैं। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LI4। LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से हमारे बाउल मूवमेंट में तेजी आती है। तो सुबह के समय गुनगुना पानी पीकर आप LI4 को दबाइएगा, तो इससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। LI4 ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये चौथा पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है। तो लेट गो, एटीट्यूड ऑफ लेट गो विद LI4 पॉइंट। और भोजन में हम सब्जियों की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दें। बीन्स है, ब्रोकोली है, जो हरी सब्जियां हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे ना। सब्जी थोड़ा हमें ज़्यादा खाना चाहिए। जो भी कल्चर रहा हो पुराना, समझिए कि क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है और उस पर काम करें। सब्जियों को अधिक खाया करें तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। मिलेट्स में फाइबर होते हैं, तो मिलेट्स की खिचड़ी अगर हम खाने लग जाएं, उसको खमीर लेने लग जाएं, तो भी कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं रहेगा। ध्यान से, रिलैक्स रहने से हम इपिजेनेटिक्स अपने जीवन में ला सकते हैं। जेनेटिकल डिजीज से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सभी सो कॉल्ड जेनेटिक डिजीज को, जिसमें भी डॉक्टर कहते हैं ये जेनेटिक डिजीज है, वहाँ पर हम इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को समझकर अपने जीवन में ध्यान को लाकर उसको हम हील कर सकते हैं। जेनेटिक डिजीज से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे जानना चाहूंगी, आज के एपिसोड का सारांश या एक टिप आप क्या देंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्न बोधस्य। भगवत गीता का श्लोक है कि अगर हमारा भोजन उपयुक्त हो तो हमारे जीवन में दुख नहीं रहता है। और भोजन और आहार तो वैसे तो व्यापक है। हम क्या देख रहे हैं, क्या अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या खा रहे हैं, हमारा जीवन का दुख इसी पर निर्भर कर रहा है। अगर हम अपने आहार के लिए क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और मुंह से क्या हम अपने भीतर डाल रहे हैं, अगर हम इसमें डिसिप्लिन ले आते हैं, हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि हम सभी को इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको यदि भी कोई भी समस्या है, कोई भी आपके हेल्थ इशू है, तो उससे रिलेटेड आपका सवाल आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अपना नाम जरूर मेंशन करें और आपकी उम्र इसके साथ ही जरूर मेंशन करें। जो समस्या है उसका डॉक्टर ने क्या नाम बताया है वो मेंशन यदि आप करते हैं, लेकिन उसके साथ में उस परेशानी में आपको क्या परेशानी हो रही है ये मेंशन करना ना भूलें। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।